नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ड्रैगन डिटेक्टर की डील। 7 साल, जी हां, पूरे 7 साल बाद एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी है। उत्तर कोरिया के बंद सरहदों के पीछे हुई इस मुलाकात पर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ किम जोंग उन, जिनके परमाणु हथियार और मिसाइलें लगातार दुनिया की चिंता बढ़ाती रही हैं, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग, जिनके एक फैसले का असर वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ मुलाकात का नहीं है, सवाल उस संदेश का है जो इस मुलाकात के जरिए दुनिया को दिया जा रहा है। आखिर 7 साल बाद ऐसा क्या बदल गया कि बीजिंग और प्योंगयांग फिर से इतने करीब दिखाई दे रहे हैं? क्या पर्दे के पीछे कोई नई रणनीति तैयार हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मुलाकात का कनेक्शन उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और आने वाले बड़े जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों से जुड़ा है? आज हम आपको बताएंगे इस मुलाकात के पीछे छिपी वो कहानी, वो रणनीति और वो संकेत जिन्हें समझे बिना इस पूरी तस्वीर को समझना नामुमकिन है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सात साल, जी हां, एक ऐसी तस्वीर पूरे 7 साल बाद सामने आई जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच हुई मुलाकात को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक घटना नहीं माना जा रहा। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, अमेरिका और चीन के बीच होड़ लगातार बढ़ रही है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य हलचल तेज हो रही है और उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। प्योंगयांग में हुई ये मुलाकात सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि दुनिया की बदलती ताकतों का बड़ा संकेत मानी जा रही है। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, वहीं चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप के चीन का दौरा करने के बाद भी रिश्तों में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, ट्रंप की मौजूदगी में चीन ने तो ये भी कह दिया था कि वो ताइवान पर किसी भी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। Donald Trump went to China a very deflated person, no longer looking for competition, stressing competition and containment, but looking for accommodation and appeasement. It was very clear who was appeasing whom. You know, China clearly was acting as if it has the upper hand because of the stupid shenanigans of Donald Trump, especially the digression in Iran. He has weakened himself vis-a-vis his next real rival, superpower competitor, economic, military competitor, closest rival, China. He stands greatly diminished and weakened, and he went to China more or less as a supplicant, on an appeasement trip, on a trip, where he tried to flatter Xi Jinping. And he kept his cool. हाल ही में ट्रंप के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे थे। इसके बाद जिनपिंग का उत्तर कोरिया जाना वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। बता दें, उत्तर कोरिया और चीन के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। दोनों देशों के संबंध दशकों पुराने हैं। कोरियाई युद्ध के समय चीन ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था और तभी से दोनों देशों के बीच एक खास राजनीतिक और रणनीतिक रिश्ता बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई बार ऐसे संकेत देखे कि दोनों देशों के बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। There is
there are problems in the PLA and serious. How serious they are can be estimated from the fact that in the last few years, 3 years, 22 full generals, 30 lieutenant generals, 75 major generals have been purged. 15 members of the Central Military Commission have been purged. You see, from the PLA rocket force, 4 top commanders have been sacked and overall 9 generals have been sorted out from there. 2 ministers of defense, Feng He, Li Shangfu, etc. have been purged, and the top vice chairman of the Central Military Commission, He Wei-dong, has been purged, and Admiral Miao Hua, who was the gatekeeper of the Central Military Commission, he was the military secretary equivalent, he used to do all the appointments and promotions in the PLA, that man is gone. उत्तर कोरिया लगातार परमाणु परीक्षण करता रहा, मिसाइलें दागता रहा और कई बार चीन भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रतिबंधों का समर्थन करता दिखाई दिया। ऐसे में ये धारणा बनने लगी थी कि बीजिंग और प्योंगयांग के बीच दूरी बढ़ रही है, लेकिन राजनीति में दिखाई देने वाली तस्वीर हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण बातचीत कैमरों से दूर होती है और शायद यही वजह है कि 7 साल बाद हुई ये मुलाकात इतनी चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सालों बाद हुई शी जिनपिंग और किम जोंग की इस मुलाकात ने एशिया की सियासत को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तस्वीरों में मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे रणनीति की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। कहानी ताकत की, कहानी प्रभाव की और कहानी उस बदलती दुनिया की जहां हर देश अपने लिए नए साथी और नई उम्मीद तलाश रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर कोरिया लंबे समय से चीन का करीबी सहयोगी रहा है। चीन उसकी सबसे बड़ी आर्थिक मदद करता है। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका सपना सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं है। बीजिंग खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है जो अमेरिका को चुनौती दे सके। दूसरी ओर उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानता है। किम जोंग उन का मानना है कि परमाणु ताकत ही उनके शासन की सबसे बड़ी गारंटी है। यही कारण है कि तमाम प्रतिबंधों, आर्थिक दबावों और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बावजूद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को कभी नहीं छोड़ा। चीन आधिकारिक रूप से हमेशा यही कहता रहा है कि वो कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त देखना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में भी चीन ने कई मौकों पर ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया जिनका मकसद उत्तर कोरिया पर दबाव बनाना था। लेकिन दूसरी तरफ चीन ये भी नहीं चाहता था कि उत्तर कोरिया पूरी तरह कमजोर पड़ जाए या वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए। वहीं बीजिंग के लिए उत्तर कोरिया सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, वो एक रणनीतिक बफर भी है। यदि उत्तर कोरिया का शासन कमजोर पड़ता है या वहां किसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल होती है तो उसके परिणाम सीधे चीन की सीमाओं तक पहुंचा सकते हैं। चीन नहीं चाहता कि अमेरिकी प्रभाव उसके दरवाजे तक आ जाए। यही वजह है कि वो उत्तर कोरिया को पूरी तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उत्तर कोरिया लंबे समय से चीन का करीबी सहयोगी रहा है। चीन उसकी सबसे बड़ी आर्थिक मदद करता है। खाने पीने का सामान, ईंधन और व्यापार का बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है। माना जाता है कि चीन नहीं चाहता है कि उत्तर कोरिया पूरी तरह से रूस के प्रभाव में चला जाए, इसलिए जिनपिंग का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा। उत्तर कोरिया अमेरिका का बड़ा विरोधी है। जब किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण करते हैं या परमाणु ताकत दिखाते हैं तो अमेरिका का ध्यान एशिया में बढ़ जाता है। इससे चीन को ताइवान, दक्षिण चीन सागर और व्यापार जैसे मुद्दों पर रणनीतिक फायदा मिलता है। उत्तर कोरिया चीन और अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया के बीच एक दीवार की तरह काम करता है। So what were the points at discussion? From the American side there were the 3 B's and from the Chinese side there were the 3 T's. What were the 3 B's? 3 B's of the United States that the US wanted? Beef, it wanted to sell its beef, its soya beans to China,
and it wanted China to buy some 550 Boeing jetliners. Why did it want to buy Boeing jetliners? Because Boeing is its main military corporation. That is the one that makes jet fighters, jet bombers, refuelers, AVAC aircrafts for the United States Air Force and Navy. And to subsidize these, it wanted China to buy about 550 Boeings. China has agreed to just about 200. Even that is a relief for Donald Trump that he's been able to come back with something to show. For that entire entourage of American CEOs that he had dragged to Beijing, the only thing to show are some, supposed deals on beef, beans and Boeing. अगर उत्तर कोरिया कमजोर पड़ जाए या खत्म हो जाए तो अमेरिकी सेना सीधे चीन की सीमा तक पहुंच सकती है। इसलिए चीन चाहता है कि उत्तर कोरिया मजबूत बना रहे। वहीं उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए खतरा बनती है। इससे चीन को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में फायदा मिलता है। चीन चाहता है कि अमेरिका एशिया में पूरी तरह से हावी न हो जाए। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया करीब आए हैं। चीन भी इस गठजोड़ का हिस्सा बनकर पश्चिमी देशों के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार कर सकता है। इससे अमेरिका पर सामूहिक दबाव बढ़ता है। जब भी उत्तर कोरिया का संकट पैदा करता है, दुनिया चीन की तरफ देखती है, क्योंकि चीन ही ऐसा देश है जो किम जोंग उन पर कुछ असर रखता है। इससे चीन खुद को समस्या सुलझाने वाली शक्ति के रूप में पेश करता है। चीन को आर्थिक फायदा भी मिलता है। उत्तर कोरिया काफी हद तक चीन पर निर्भर है। व्यापार, खाद्यान्न, ईंधन और जरूरी सामान चीन से आता है। इससे चीन की आर्थिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव दोनों मिलते हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइलें जापान और दक्षिण कोरिया को लगातार डर में रखती हैं। इससे ये देश रक्षा खर्च बढ़ाते हैं और क्षेत्र में तनाव बना रहता है। चीन इस तनाव का इस्तेमाल अपनी रणनीतिक चालों में करता है। चीन कई बार उत्तर कोरिया के मुद्दे का इस्तेमाल अमेरिका से बातचीत में करता है। यानी अगर अमेरिका चीन पर दबाव डाले तो चीन उत्तर कोरिया का कार्ड खेल सकता है। हालांकि चीन ये भी नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया पूरी तरह बेकाबू हो जाए या बड़ा युद्ध छेड़ दे। इसलिए चीन की नीति होती है कि उत्तर कोरिया मजबूत रहे लेकिन नियंत्रण में रहे। आज एशिया में जिस तरह के नए समीकरण बन रहे हैं, उन्हें देखकर चीन की चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। तीनों देश सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं और क्षेत्र में चीन और उत्तर कोरिया दोनों की हरकतों पर नजर भी रख रहे हैं। बीजिंग इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से देख रहा है। ऐसे में उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को और मजबूत करना चीन के लिए एक रणनीतिक जरूरत भी हो सकती है। ये संदेश भी हो सकता है कि अगर क्षेत्र में नए गठबंधन बन रहे हैं तो चीन भी अपने पुराने सहयोगियों को मजबूत करने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। कोरोना महामारी के दौरान उसकी सीमाएं लगभग पूरी तरह बंद रहीं। ऐसे में चीन उसके लिए जीवन रेखा की तरह है। And it was said that, the people that Xi Jinping had handpicked from the 32nd, group army that he had been the political commissar of, from there, that he had handpicked people whom he knew personally, were very close to him. Most of them have had to be sacked. But does that mean that Xi Jinping is lost his power base? It doesn't look like that. What is now emerging is that yes, there is a serious bloody purge, debilitating bloody purge, right? But it is being done by Xi Jinping himself. The latest, commentary to come out in the Chinese People's Daily, Xinhua, is very clear. It is singing praises of the core leadership of Xi Jinping. It is Xi Jinping who is going to meet Donald Trump at the APEC summit in Korea. It was being speculated that he may not be in power then. So I think we have to be a little careful. We have to read between the lines, and we cannot, do what is called wish fulfillment rumors. We cannot fall prey
to wish fulfillment rumors. We have to see them with a pinch of salt, and we have to now take a back bearing on the sources that we were trusting with all these accounts. उत्तर कोरिया और चीन के बीच व्यापार उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर चीन आर्थिक सहयोग बढ़ाता है तो उत्तर कोरिया को राहत मिल सकती है। इसके बदले में चीन को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मिलता है जो क्षेत्रीय राजनीति में उसके हितों को मजबूत कर सकता है। लेकिन वही कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये मुलाकात सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर की गई है। दुनिया तेजी से दो बड़े शक्ति केंद्रों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, दूसरी तरफ चीन और उसके करीबी साझेदार। इस बदलते भू राजनीतिक माहौल में हर देश अपने अपने रिश्तों को नए सिरे से मजबूत कर रहा है। उत्तर कोरिया भी ये समझता है कि बदलती दुनिया में उसके लिए चीन का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, कूटनीतिक समर्थन हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक संरक्षण। चीन उसके लिए एक अहम साथी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चीन की सबसे बड़ी चिंता क्षेत्रीय स्थिरता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह का परमाणु संकट युद्ध की स्थिति पैदा कर दे, लेकिन चीन ये भी नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया पर इतना दबाव बनाया जाए कि वहां शासन व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाए। यानी बीजिंग एक बहुत ही संतुलित खेल खेल रहा है। वो उत्तर कोरिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही ऐसा भी नहीं दिखना चाहता कि वो खुले तौर पर परमाणु कार्यक्रम का समर्थक है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच कई बार इतनी तनावपूर्ण स्थिति बनी है कि परमाणु युद्ध की आशंका तक पैदा हो गई। छोटी सी गलती या गलतफहमी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। उत्तर कोरिया को रोकने के लिए अमेरिका को जापान, दक्षिण कोरिया और प्रशांत क्षेत्र में भारी सैन्य तैनाती करनी पड़ती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, युद्धपोत और सैनिकों पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अगर उत्तर कोरिया खुलेआम परमाणु शक्ति बना रहता है तो दूसरे देश भी परमाणु हथियार बनाने की सोच सकते हैं। इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है, जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। वहीं अब इस मुलाकात से अमेरिका को भी एक साफ संदेश जाता है कि चीन अभी भी उत्तर कोरिया पर प्रभाव रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। यदि कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़ा कोई भी बड़ा समाधान तलाशना है तो चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो पूरी तरह अलग थलग नहीं है। उसके पास अभी भी एक ऐसा शक्तिशाली दोस्त मौजूद है जो वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। The nation has rallied behind him precisely for that reason. Is that the reason in China that the Chinese Communist Party, the PLA and all organs of state have rallied behind Xi Jinping? Because they can't afford chaos at a time when the United States is increasing pressure and China is facing the heat economically. करीब 70 साल पहले तक उत्तर और दक्षिण कोरिया एक ही देश थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन मिला, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ उतरा, जबकि चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का साथ दिया। 3 साल तक चले युद्ध में लाखों लोग मारे गए। 1953 में युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन आज तक दोनों देशों के बीच आधिकारिक शांति समझौता नहीं हो सका। यही वजह है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में गिनी जाती है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच हाल के वर्षों में रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार और सैनिक मदद देने के आरोप लगे। बदले में रूस ने उसे आर्थिक और सैन्य मदद दी, और अब चीन भी खुलकर उत्तर कोरिया के साथ दिखाई दे रहा है। The United States loses if it does not win. That is very clear. So I'm not very sure how much assurances China would have given, and I'm sure China must have made it plain in that one-on-one that if you can sell arms to Taiwan,
don't feel too bad if we sell arms to Iran. You have no business to. Right? The second is, America trying to threaten that China, is buying Iranian oil in violation of American sanctions. And I think China has read out the Riot Act very clearly that none of your extraterritorial laws apply to China. China has its own sovereignty and it doesn't accept American sanctions on its companies and its personnel, and it has asked them to ignore. So China has made it plain that, look sir, we are a sovereign country and not exactly the 51st state of the United States. I think that I'm very sure Xi Jinping would have put it across as politely as possible. एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया मिलकर एशिया में अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देना चाहते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया भी इस बढ़ती नजदीकी को लेकर परेशान हैं। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का विरोध करते हैं। ऐसे में जिनपिंग और किम जोंग उन की ये मुलाकात आने वाले समय में एशिया की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। ये दौरा सिर्फ दोस्ती का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकतों की नई रणनीति का संकेत माना जा रहा है। और यही वजह है कि 7 साल बाद हुई ये मुलाकात सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक घोषणा की तरह देखी जा रही है। इस मुलाकात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती, दुश्मनी और रणनीति का खेल कभी स्थिर नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और उसी के साथ बदलते हैं देशों के कदम। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।